नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है जो कि 3 जनवरी 2024 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 है, जो कि अराइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 2503 ऑफ 2021। तो इसमें जो अपीलेंट हैं वो स्टेट हैं और वर्सेस रेस्पोंडेंट है। तो स्टेट ने यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को की जो एप्लीकेशन थी 482 सीआरपीसी में जो एप्लीकेशन फाइल की थी वो अलाउ कर दी थी। और कंटेंशन ये थे रेस्पोंडेंट के कि उनको जो बेल है वो ग्रांट कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टाइम स्पैन के अंदर कंप्लीट नहीं की है। तो अंडर एज पर 167 सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट करने के बाद मतलब जो चार्जशीट है वो फाइल नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको डिफॉल्ट बेल मिल जानी चाहिए और हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी। लेकिन यहाँ पर स्टेट ने चैलेंज ये किया है कि हाई कोर्ट ने जो प्रोविजंस हैं उसको मिसकंस्ट्रूड किया है, मिस इंटरप्रिटेट किया, क्योंकि एक जो हाई कोर्ट ने जब बेल थी वो ग्रांट की थी वो हितेंद्र विष्णु ठाकुर की एक जजमेंट थी, उस पर रिलायंस किया था। और यहाँ पर स्टेट ने ये अपनी कंटेंशंस रखी कि वो जजमेंट टाडा से रिलेटेड थी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर ने जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगी थी ट्रायल कोर्ट से, तो वो यूएपीए के अंदर डाली गई थी, जो कि सेक्शन 43D सब पार्ट 2 सब पार्ट बी के अंदर आती है। और इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेंद्र पुंडलिक गाइडलिंग एंड अदर्स की एक जजमेंट है, उस पर रिलायंस करना चाहिए था मींस, और माननीय हाईकोर्ट ने उसमें उस पर मिसकंस्टिट्यूट किया और बेल रॉन्गली अलाउड कर दी, उनकी एप्लीकेशन को रॉन्गली अलाउड कर दी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो देखिए, ये बताता है कि जो स्टेट है उन्होंने अपील फाइल की थी कि करेक्टनेस ऑफ ऑर्डर 11 फरवरी 2021 का जो ऑर्डर पास हुआ था उसकी करेक्टनेस के लिए यहाँ पर अपील फाइल की थी, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बेल ग्रांट कर दी थी रिस्पोंडेंट को अंडर सेक्शन 167 सब पार्ट 2 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उनको बेल ग्रांट कर दी थी। और अब यहाँ के जो फैक्ट्स जो बताए गए कि एफआईआर नंबर 2020 में रजिस्टर हुई थी, 1600 नंबर था जो रजिस्टर्ड की गई थी 16 जून 2020 में पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल न्यू दिल्ली में, और जो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में डाली थी। और जो प्रोविजंस थे वो थे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे यूएपीए कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 13, 18, 20 के तहत डाली थी। और इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जैसे 201, 120B के अंदर, और सेक्शन 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट के अंदर डाली थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद रिस्पोंडेंट को हिरासत में ले लिया गया 18 जून 2020 को। तो उनको पुलिस कस्टडी में लेके मतलब रखा गया 3 दिन के लिए, उनसे रिमांड ली गई, उनसे रिमांड कोर्ट से ली, तो उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया। और तब तक वो एक दिल्ली की एक जेल है वहां पर थे। और लेकिन जब 90 दिन का जो पीरियड था वो एक्सपायर्ड हो गया 15 सितंबर 2020 को। अब जो पीरियड एक्सपायर होने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और जो ऑर्डर को और मतलब एक्सटेंड मींस इन्वेस्टिगेशन को एक्सटेंड करने के लिए एक जो ऑर्डर आया था 11/9/2020 को ले लिया था, और 2 मंथ्स की फर्दर जो है एक्सटेंशन में ले लिया था 11 नवंबर 2020 को। और इन्वेस्टिगेशन जो है 11 नवंबर 2020 पर भी नहीं कंप्लीट की जा सकी, और ना ही कोई पुलिस जो चार्जशीट होती है सेक्शन 173 सब पार्ट 2 के अंदर फाइल की जा सकी। और अब यहाँ पर बताया कि एक्सपायर जब वो एक्सटेंडेड जो पीरियड था वो एक्सपायर होने वाला था, तब जो कि वैलिड था 11 नवंबर 2020 तक, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक और अदर एप्लीकेशन मूव कर दी 7 नवंबर 2020 को, और फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम
और इन्वेस्टिगेशन की पीरियड मांगी ताकि 30 दिन की और दे दी जाए, जो कि प्रोविजंस हैं सेक्शन 43D सब पार्ट 2 सब पार्ट बी ऑफ यूएपीए का। इसका जो प्रोविजन है आगे डिस्कस किया गया, ये है क्या सेक्शन 43D सब पार्ट 2 सब पार्ट बी का, तो इस फर्दर जजमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। और रीजंस जो थे वो बताए गए थे क्यों भी मांगी है, कि एक सैंक्शन था जो वो अवेट, मतलब उन्होंने अभी जो सैंक्शन के लिए अप्लाई किया था वो अभी अवेटेड है अंडर सेक्शन 45(2) सब पार्ट ऑफ यूएपीए के अंदर। और दूसरा ग्राउंड ये बताया था कि जो एफएसएल रिजल्ट्स थे जो आर्म रिकवर्ड हुए थे अक्यूज पर्सन से, वो एफएसएल की भी जो रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है, इसलिए वो भी अवेटेड है। और जो सैंक्शन लिया गया था अंडर सेक्शन 39 ऑफ आर्म्स एक्ट के, वो भी लेना है। और ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था 10 नवंबर 2020 को, और इन्वेस्टिगेशन को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए मींस 30 नवंबर तक 2020 तक बढ़ा दी थी। और ऑर्डर में जो था 10 नवंबर 2020 में रीजंस जो मेंशन किए थे एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन फाइल की थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 7 नवंबर 2020 को, तो यहाँ पर जिसमें मांगा गया था फर्दर ऑफ पीरियड ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन जो ऑपरेटिव पोर्शन था जो ऑर्डर का, उसमें ट्रायल कोर्ट ने ये नोट किया कि जो एक्सटेंशन जो है वो मांगी गई है इस ग्राउंड पे मांगी गई है, जो एक मैंडेटरी सैंक्शन जो होता है वो अभी पेंडिंग है, जो कि स्टेट के पास पेंडिंग है, तो इसलिए एक्सटेंशन जो है 30 नवंबर 2020 तक दे दी जाए। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हैज बीन कंप्लीटेड, और पुलिस जो रिपोर्ट थी सेक्शन 173(2) सीआरपीसी के तहत वो सबमिट की गई 26 नवंबर 2020 को, एक्सपायरी पीरियड से जो एक्सपायरी पीरियड थी उससे मींस मतलब 4 दिन पहले उन्होंने सबमिट कर दी। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन थी 11 नवंबर को ही मूव कर दी थी अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी में कि उनको बेल पे छोड़ा जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था 17 नवंबर 2020 के ऑर्डर पे। तब इसके बाद रिस्पोंडेंट ने 482 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन थी हाई कोर्ट में फाइल की, और पिटीशन मांगी थी कि 11 नवंबर 2020 का और 10 नवंबर 2020 का। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो फिर अब यहाँ पर बताया कि जो काउंसिल्स सुनने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना व्यू बताया कि जो हाई कोर्ट ने एक एरर की थी, और एप्लीकेशन को अलाउ करते समय एक हाई कोर्ट ने एरर की थी, और हाई कोर्ट ने जिस जजमेंट पर रिलाई किया था वो थी हितेंद्र विष्णु ठाकुर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, जो कि डील करती थी जो जजमेंट जो डील करती थी सेक्शन 20 सब पार्ट 4 सब पार्ट बी ऑफ टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा की जो प्रोविजंस को डील करती थी। और यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि जब वो ऑब्जर्व ये किया कि जो एक्सटेंशन दी गई थी इन्वेस्टिगेशन की, उस केस में ये हुआ था एक्सटेंशन थी वो एक्सटेंड नहीं की गई थी कैजुअल मैनर पे, और अदर देन जो मेंशंस थे अदर प्रोविजंस में जो कि बताया जा चुके थे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जब जरूरी होता है। अब जो जजमेंट थी हितेंद्र विष्णु ठाकुर की, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जिस पर रिलाई किया था, वो कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मिसप्लेस्ड है, और क्योंकि ये केस था वो टाडा से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट केस है वो एक यूएपीए से रिलेटेड है, और जो प्रोविजंस थे यूएपीए के वो सेक्शन 43D सब पार्ट 2 सब पार्ट बी के काफी अलग हैं, और यहाँ पर जो रीजंस भी हैं वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के भी अलग है, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। तो सेक्शन 43D सब पार्ट 2 क्या कहता है, मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कोड। अब हम 43D सब पार्ट 2 के अंदर जाते हैं, वो कहते हैं कि जब सेक्शन 167 ऑफ द कोड तभी अप्लाई करेगा इन केसेस में जिसमें जो ऑफेंस से रिलेटेड होंगे, जो कि पनिशेबल अंडर दिस एक्ट है, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन सबसेक्शन 2 की जो रेफरेंस है 15 दिन का, 90 डेज का, 60 डेज का, जहां भी होगा तो वो उसे इंटरप्रेटेड किया जाएगा 30 डेज का और 90 डेज का और 90 डेज का। मींस जो 15 दिन का है उसको 30 डेज माना जाएगा, और 90 डेज का जो है वो भी 90 डेज माना जाएगा, और 60 डेज है उसको भी 90 डेज माना जाएगा।
और जो प्रोविजो के मुताबिक आफ्टर दिस प्रोविजो एक फर्दर प्रोविजो भी जो फॉलोइंग प्रोविजो भी जो इंसर्ट किया गया था, वो फॉलोइंग प्रोविजो ये था कि अगर यह पॉसिबल नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन को 90 दिन के अंदर, तो कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है रिपोर्ट देता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है जो कि इंडिकेट करती हो कि जो प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक रीजंस जो हैं अक्यूज्ड के 90 दिन से बियॉन्ड भी होने चाहिए, तो ऐसे में कोर्ट जो है एक्सटेंड कर देगी पीरियड को 180 डेज तक के 180 डेज तक के जो प्रोविजंस है उस तक एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड आल्सो कि अगर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसलिए जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और पुलिस कस्टडी फ्रॉम द जुडिशियल कस्टडी ऑफ द एनी पर्सन, तो तब अगर वो जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में भी लेना चाहते हैं तो तब भी वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे और रीजंस जो है वो बताएंगे और डिले का भी कारण जो है वो बताएंगे, और तब जब भी पुलिस जो कस्टडी लेना चाहती हो तो अब यहाँ पर प्रोविजन को जो प्रोविजन था सेक्शन 43 डी सब पार्ट 2 और बी का प्रोविजन को देखने के बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन्वेस्टिगेशन थी वो मैक्सिमम 180 दिन तक की दी जा सकती है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पहली चीज कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए दी जा सकती है, और अगर प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सप्लेन कर दी जाए और स्पेसिफिक रीजंस भी बताए जाएं कि 90 दिन के बाद क्यों चाहिए। अब 43 डी सब पार्ट 2 और बी जो था वो कंसीडर किया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसीडर किया था। एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेंद्र पुंडलिक गैडलिंग एंड अदर्स की, तो ये जजमेंट पर माननीय कोर्ट ने सेक्शन 43 पर रिलाई किया था। इस केस में क्या हुआ था कि एफएसएल रिपोर्ट थी वो अवेटेड थी, और यहाँ पर ये ग्राउंड भी बताया गया था कि डिटेंशन रिक्वायर्ड है अक्यूज्ड की, क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ जो रिस्पोंडेंट थी वो अभी भी असर्टेंट थी, जो कि एक ह्यूज कॉन्स्पिरेंसी हुई थी काफी नंबर ऑफ सिटीज में जो जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो हाई कोर्ट ने ऐसे इसमें हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया जो जजमेंट थी 2019 में आई थी जो कि रिलेटेड थी यूएपीए से रिलेटेड, तो जबकि उन्होंने रिलाई कर दिया था पुरानी जजमेंट के ऊपर जो कि 1994 से जो कि टाडा से रिलेटेड थी, जो प्रोविजंस थे वो टाडा के थे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने एरर कर दी है, और जो फाइंडिंग थी सैंक्शन की, यहाँ पर एक और एरर ये की थी कि जो सैंक्शन था वो ऑलरेडी लिया जा चुका था जब भी मतलब जब एप्लीकेशन जो एक्सटेंशन थी कि जो प्रेयर मांगी थी तो उससे पहले ही उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया था। तो ये रिकॉर्डिंग थी जो फैक्ट की वो करेक्ट नहीं थी, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्लियरली मेंशन किया था अपनी एप्लीकेशन में जो सैंक्शन लिया गया था 45 सब पार्ट 1 का यूएपीए का, तो वो ऑलरेडी हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसको अटैच किया गया था केस फाइल के साथ ही। और जो सैंक्शन था अंडर सेक्शन 45 सब पार्ट 2 ऑफ यूएपीए का वो अवेटेड था फ्रॉम मतलब स्टेट से जो था उससे अभी अवेटेड था, और जो सैंक्शन अंडर सेक्शन 39 था आर्म्स एक्ट का वो भी लेना वाज टू बी ऑब्टेन्ड जब एफएसएल की जो रिपोर्ट आ जाती तो उसके बाद सैंक्शन लेना था। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो रीजंस मेंशन थे इम्पिंज्ड ऑर्डर के जिसमें एप्लीकेशन मांगी थी फाइल फॉर एक्सटेंशन वो बिना किसी जो कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी विदाउट एनी वैलिड बेसिस पे, और सैंक्शन जो था वो ऑलरेडी भी ग्रांटेड था, वो जो कि सही नहीं था, सैंक्शन जो है वो लिया जा चुका था वो सही नहीं था। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर एरर की थी और कंसीडर नहीं किया जो रीजंस मेंशन किए थे, जो अपनी एप्लीकेशन जो फाइल की थी प्रोसिक्यूटर ने सेक्शन 43 डी सब पार्ट 2 और बी, वहां से क्लियरली मेन केस जो कि बनता था एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सटेंशन था वो बता रखा था 7 नवंबर 2020 में, जो कि सारी डिटेल्स बताई थी प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो रीजंस थे कि क्यों रीजंस बताए थे कि क्यों रिस्पोंडेंट को डिटेन फर्दर करना चाहते हैं। तो प्रोसिक्यूटर ने मेंशन किया था और जो रिक्वेस्ट की थी कि जो मेजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी है और ड्राफ्ट चार्जशीट भी प्रिपेयर की जा चुकी है, लेकिन रिमेनिंग सैंक्शंस की होने मतलब अभी कमी होने की वजह से एफएसएल रिपोर्ट अभी आई नहीं थी, तो इसलिए फर्दर और टाइम चाहिए था ताकि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पर सारे ग्राउंड्स को देखते हुए यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर पास किया था उसको सेटिस्फाइड कर दिया और डायरेक्शन दी कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कस्टडी में ले लिया जाए अगर वो कस्टडी में नहीं है तो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।